हाँ दो प्यारे बच्चों, हम जो है एक बार आपसे फिर से हाजिर हुए हैं आपके सामने अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाई ER अनुबिस में। आप सभी का फिर से स्वागत है और हम आज पढ़ने वाले हैं परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, जो कि हमारे फिजिक्स सेकंड का एक चैप्टर है। ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम क्या है? परमाणु संरचना। परमाणु संरचना। ठीक है, तो ये बात उस टाइम की है जिस टाइम पर परमाणु के बारे में कोई जानता ही नहीं था। साइंस इतना आगे नहीं थी जितना आगे आज पहुंच चुकी है। तो उस टाइम की बात हम लोग करने वाले हैं। और उस टाइम पर हुआ क्या था कि पहले जो है सबसे पहले एक वैज्ञानिक महर्षि कणाद थे। महर्षि कणाद। महर्षि कणाद। महर्षि कणाद। ठीक है, तो महर्षि कणाद ने कहा कि दुनिया में जो भी पदार्थ है, ठीक है, पदार्थ, ये जो पदार्थ है ये सूक्ष्मतम अविभाज्य कणों से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बना है। कणों से मिलकर बना है। ठीक है, ये जो परमाणु हो पदार्थ होता है ये सूक्ष्मतम अविभाज्य कणों से मिलकर बना है। और इस कण का नाम महर्षि कणाद ने अपने नाम के अनुसार दिया परम कण। परम कण नाम दिया। ठीक है, और यही परम कण जो है बाद में वैज्ञानिक डाल्टन आए, तो इसी परम कण को जो है डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत के आधार पर इसका नाम दिया परमाणु। ठीक है, किसने दिया? डाल्टन के अनुसार। डाल्टन के अनुसार। ये एकदम शुरुआती दौर की बात है। ठीक है, तो डाल्टन ने जो है परम कण को नाम क्या दिया? परमाणु दिया। और डाल्टन ने बताया कि ये जो परमाणु है, ये जो परमाणु है किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम अविभाज्य कण होता है। ठीक है, परमाणु क्या है? किसी पदार्थ का सबसे छोटा वाला सूक्ष्मतम अविभाज्य कण है। ठीक है, तो वैज्ञानिक डाल्टन के अनुसार परमाणु क्या था? सूक्ष्मतम अविभाज्य कण था। ठीक है, तो परमाणु की जो शुरुआत हुई वो कहाँ से हुई? महर्षि कणाद ने की थी। और इस महर्षि कणाद के द्वारा ये जो परमाणु था वो सूक्ष्मतम अविभाज्य कण था। ठीक है, और जिसका नाम महर्षि कणाद ने क्या रखा? परम कण रखा। इसका नाम महर्षि कणाद ने क्या रखा? परम कण रखा। और महर्षि कणाद के अनुसार ये जो परम कण होता था वो सूक्ष्मतम अविभाज्य कण था। बाद में एक वैज्ञानिक आया डाल्टन, जिन्होंने इस परम कण को नाम क्या दे दिया? परमाणु दिया। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो परमाणु है किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम इकाई है, मतलब इससे छोटा दुनिया में कुछ होता ही नहीं है। किसके अनुसार? डाल्टन के अनुसार। और उन्होंने कहा कि ये जो परमाणु है ये सूक्ष्मतम अविभाज्य कण है, इससे और किसी भी भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा और अत्यधिक विभाजित नहीं किया जा सकता है। किसने कहा? डाल्टन ने कहा। ठीक, परंतु इसके बाद क्या हुआ? डाल्टन के बाद एक वैज्ञानिक है जे टॉमसन। कौन है? जे टॉमसन। तो जे टॉमसन ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन की खोज की। ठीक है, जे टॉमसन ने जो है इलेक्ट्रॉन की खोज की और रेडियोएक्टिवता की खोज की। ठीक है, रेडियोएक्टिवता की खोज हुई, फिर उसके बाद जो है इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, यानी कि ऋण किरणों की खोज हुई। ठीक है, तो जिसके द्वारा ये पता चला कि परमाणु जो होता है उसमें कुछ ऋणावेशित कण भी पाया जाता है। परमाणु जो होता है, परमाणु, इसमें क्या पाया जाता है? ऋण आवेशित कण पाया जाता है। पता कैसे चला? पता इस प्रकार से चला कि जब रेडियोएक्टिव पदार्थों को रखा गया विद्युत क्षेत्र में, तो इससे कुछ कण निकले जो धन प्लेट की ओर आकर्षित हो गए।
ठीक है, इससे कुछ कण निकल रहे थे जो कहाँ की ओर आकर्षित हो जा रहे थे, धन प्लेट की ओर। तो धन प्लेट की ओर आकर्षित हुए तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई ऋणावेशित कण होगा, वही तभी धनावेश प्लेट की ओर आकर्षित हो रहा है। ठीक है, तो इससे ये पता चला कि परमाणु में एक ऋणावेशित कण भी पाया जाता है। परमाणु में क्या पाया जाता है, ऋणावेशित कण पाया जाता है, जिसको नाम दिया इलेक्ट्रॉन, जिसको नाम दिए क्या, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्योंकि जो परमाणु होता है वो मूल रूप से उस पर कोई आवेश ही नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो जब मूल रूप से इस पर कोई आवेश नहीं पाया जाता है, उदासीन होता है विद्युत का, तो इसका मतलब अगर उसमें इलेक्ट्रॉन है, ऋणावेशित कण है, तो ठीक इसके बराबर धनावेशित कण भी होता होगा। ठीक है, तो इसमें और क्या होता है, परमाणु में ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन के अतिरिक्त धनावेशित कण भी होता है, धनावेशित कण भी होता है। और इस धनावेशित कण के बारे में अपने जे टॉमसन जो है वो बता नहीं पाए। ठीक है, कि वो कण है क्या, और इन्होंने इतने ही गुण के आधार पर परमाणु की एक संरचना प्रस्तुत की, एक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। ठीक है, और इन्होंने कहा क्या कि जो है, जो परमाणु होता है वो तरबूज की भांति होता है, गोल होता है। हालांकि इन्होंने इसके आकार की तो बात बता दी थी, इन्होंने कहा था कि जो परमाणु की त्रिज्या है वो 10⁻⁻10 मीटर की होती है, 10 मीटर की कोटि की होती है। जो परमाणु का आकार है वो 10⁻10 मीटर की कोटि का होता है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि जो परमाणु है उसके आकार के बारे में इन्होंने बता दिया था कि इसकी जो रेडियस है वो कितना होती है, 10⁻10 मीटर की कोटि की होती है। ठीक, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जो परमाणु होता है ये ठीक उसी प्रकार होता है जैसे तरबूज, वाटरमेलन होता है। ठीक है, उस तरबूज में क्या होता है कि बीच बीच में ऐसे इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं, और जो जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं है वहां पे लाल वाला हिस्सा होता है। ठीक, तो इन्होंने कहा, जे टॉमसन ने कहा कि ये जो तरबूज में जो बीज होते हैं ठीक इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं उसमें। ठीक है, उन्होंने कहा कि परमाणु में जैसे जिस प्रकार से तरबूज में बीज धसे होते हैं लाल हिस्से के बीच में, ठीक उसी प्रकार से परमाणु में इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं, और जिस प्रकार से इसमें लाल वाला हिस्सा अधिक दूर में फैला होता है, ठीक उसी प्रकार से परमाणु में धनावेशित कण भी विस्तार रूप से फैला होता है। तो इस आधार पर जो है जे टॉमसन ने परमाणु की एक संरचना प्रस्तुत की, जिससे जे टॉमसन का परमाणु मॉडल कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद एक वैज्ञानिक है रदरफोर्ड, उन्होंने अपना एक प्रैक्टिकल किया अल्फा कणों का प्रयोग, जिससे ये पता चला कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, और कैसे कैसे उन्होंने क्या क्या किया था उस चीज को हमको आगे पढ़ना है। तो इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो आइए अब आगे चलते हैं। फोन को फ्लाइट मोड में डालना मैं भूल गया। देखो कितना देर रिकॉर्ड होता है, जितना देर ये चलेगा स्ट्रीम रिकॉर्डिंग उतना देर की वीडियो बनाएंगे। तो आइए अब हम पढ़ने वाले हैं रदरफोर्ड के अल्फा कण के प्रकीर्णन का प्रयोग। देखो, रदरफोर्ड ने पोलोनियम एक रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है उसको लिया। ठीक है, कौन सा पदार्थ लिया रदरफोर्ड ने? रदरफोर्ड ने पोलोनियम रेडियो एक्टिव पदार्थ लिया, पोलोनियम। ठीक है, रेडियो एक्टिव पदार्थ लिया रदरफोर्ड ने, और ये जो पोलोनियम रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है इससे निरंतर जो है अल्फा कण बहुत उच्च वेग से उत्सर्जित होते रहते हैं।
ठीक है। पोलोनियम जो पदार्थ है, रेडियोएक्टिव पदार्थ, इससे अल्फा कण क्या होता है, निरंतर उच्च वेग से उत्सर्जित होता रहता है। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने कौन सा पदार्थ ले लिया, पोलोनियम पदार्थ ले लिया। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, इससे जो अल्फा कण उत्सर्जित हो रहे थे, इनको जो एक स्वर्ण पत्र की पतली सी, एकदम पतली सी लग जाए, इतना पतली कर दिया कि वो पारदर्शी हो गया। जितना पतला उसको बेल पाया सोने को उतना पतला बेल कर एक पन्नी तैयार किया। ठीक है, जितना पतला वो बेल सके उतना पतला बेल कर क्या किए, एक पन्नी तैयार की। अच्छा, सोने का ही क्यों यूज किया उन्होंने, क्योंकि सोने में जो तन्यता और आघात वर्धनीयता का गुण होता है वो सभी धातुओं में से सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, सोने को पीटने पर जल्दी से वो फटता नहीं है, फैलता जाता है, और जो अन्य धातुएं होती हैं उनको पीट दे तो फट जाती हैं। ठीक है, तो सोने में आघात वर्धनीयता और तन्यता का गुण अधिक पाया जाता है, इसीलिए उन्होंने सोने का यूज किया। और उसको इतना पतला इसलिए बेल डाला ताकि एक परमाणु के ठीक पीछे दूसरा परमाणु ना उपस्थित हो पाए। इसलिए उन्होंने इस सोने की झिल्ली को, सोने को इतना बेल के इतना पतला कर दिया कि एक परमाणु हो, उसके बगल में दूसरा परमाणु हो, पर उसके पीछे दूसरा परमाणु ना हो। इसलिए उन्होंने जितना कम से हो, जितना पतली से पतली हो सका उतना पतली चादर के रूप में सोने को बेल दिया। ठीक है, और उसके बाद इस पोलोनियम पदार्थ से जो अल्फा कण उत्सर्जित हो रहे थे, उनकी क्या कर दी, इस पर बमबारी कर दी। तो सपोज दैट, मान लीजिए कि इस पर ऐसे परमाणु फैले हुए थे, जो सोने के परमाणु थे वो ऐसे ऐसे थे। ठीक है, तो जब इन्होंने इस पर अल्फा कणों की बमबारी की तो उन्होंने देखा क्या, कि कुछ अल्फा कण हैं जो अपने मार्ग पर ऐसे सीधे निकल गए, कुछ अल्फा कण हैं जो अपने मार्ग पर सीधे निकल गए, कुछ अल्फा कण हैं जो अपने मार्ग से थोड़ा सा विक्षेपित हो गए ऐसे। ठीक है, और कुछ अल्फा कण थे जो अपने मार्ग से 90 डिग्री से अधिक कोण पर विक्षेपित हो गए, और कुछ अल्फा कण थे जो जिस मार्ग पे गए थे उसी मार्ग पे वापस लौट आए। ठीक है, तो इस प्रकार उन्होंने एक बमबारी की स्वर्णपत्र झिल्ली पर अल्फा कणों की, और उसके बाद ये जो अलग अलग प्रकार से जो है अल्फा कणों के मार्गों में परिवर्तन दिखा, उन्होंने उस परिवर्तन के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकाले, परमाणु के बारे में कुछ तथ्य प्रस्तुत किए, और आइए हम जानते हैं कि उसके बारे में उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला और कैसा तथ्य प्रस्तुत किया। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा जूम करते एक विशेष परमाणु के लिए देखते हैं। ठीक है, इस प्रैक्टिकल को एक स्पेशल विशेष परमाणु के लिए देखते हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए ये एक परमाणु है और ये उसका धनावेशित भाग हो गया। ठीक है, तो उन्होंने देखा क्या कि जब अल्फा कणों की बमबारी कराई तो कुछ अल्फा कण सीधा अपने मार्ग पे निकल गए ऐसे, और कुछ अल्फा कण थोड़ा सा अपने मार्ग से इस प्रकार से विक्षेपित हो गए, इस प्रकार से हुआ। और कुछ अल्फा कण क्या हुआ कि लगभग 90 डिग्री से अधिक कोण पर विक्षेपित हो गए। ठीक है, कुछ अल्फा कण जो थे वो 90 डिग्री से अधिक कोण पर विक्षेपित हो गए, और कुछ अल्फा कण थे जो जिस मार्ग पे गए थे उसी मार्ग से वापस लौट आए। ठीक है, तो इस प्रकार से उन्होंने देखा एक प्रयोग में, और उसके बाद जो है इसको काउंट कर लिया कि कितने अल्फा कण कैसे जा रहे हैं कैसे नहीं जा रहे हैं। ठीक है, सब कुछ काउंट करने के बाद अब देखिए अल्फा कण चूंकि धनावेशित होता है, अल्फा कण कैसा होता है, धनावेशित, तो पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि कुछ अल्फा कण सीधा निकल जा रहे थे अपने मार्ग पर, तो अगर अल्फा कण सीधा जा रहा है तो इसका मतलब उस पर कोई आकर्षण प्रतिकर्षण बल नहीं लगा, इसलिए उसके मार्ग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। और उसके मार्ग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसका मतलब कि यहाँ इसके मार्ग में कोई रुकावट नहीं आई, या कोई रुकावट नहीं है जिसका मतलब इसके मार्ग में कुछ मिला ही नहीं, और कुछ मिला ही नहीं तो इसका मतलब परमाणु का जो अधिकांश भाग होता है वो कैसा होता है, खोखला होता है। ठीक है,
तो पहला निष्कर्ष इन्होंने निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। अधिकांश भाग खोखला होता है। पहला निष्कर्ष निकाला। क्यों? क्योंकि अधिकांश जो अल्फा कण थे वो बिना अपने मार्ग से विचलित हुए सीधा अपने मार्ग पे निकल गए। ठीक है, इससे उनको ये पता चला कि परमाणु का जो अधिकांश भाग होता है वो कैसा होता है? खोखला होता है। ठीक, फिर उसके बाद जो है, जो इलेक्ट्रॉन जो है, जो अल्फा कण थे, वो जो अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हुए थे, इसका मतलब ये हुआ कि जो अल्फा कण परमाणु के केंद्र की ओर गया थे, ठीक है, केंद्र की ओर या उसके अत्यंत समीप से गुजरे थे, वो अल्फा कण क्या हो गए? अपने मार्ग से थोड़ा थोड़ा विचलित हो गए थे। इसका मतलब कि परमाणु के केंद्र पर एक धनावेश था जिसने इन आवेशों अल्फा कणों पर प्रतिकर्षण बल लगाया, जिस वजह से क्या हुआ कि ये अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो गए। इसका मतलब पूरे परमाणु में धनावेश ना फैलकर, जैसा कि जे टॉमसन ने बताया था कि दो धनावेश और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो समान रूप से पूरे परमाणु में वितरित होता है। ठीक, परंतु अल्फा कण जो थे वो जो केंद्र से निकट से गुजर रहे थे, वही अल्फा कण जो है अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो रहे थे। इसका मतलब उन्हीं केवल अल्फा कणों पर प्रतिकर्षण बल लग रहा था जो अल्फा कण केंद्र के निकट से गुजर रहे थे। ठीक है, तो इससे उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का जो धनावेश होता है वो उसके नाभिक के परमाणु के केंद्र के एक छोटे से स्थान में निहित होता है। ठीक है, तो परमाणु का समस्त धन आवेश परमाणु के केंद्र के एक छोटे से भाग में केंद्रित रहता है, जिसे नाभिक कहते हैं। ठीक है, तीसरी बात, उन्होंने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन थे, जो किसी परमाणु में पाए जाने वाले संपूर्ण इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, उनके द्रव्यमान जो था, उन इलेक्ट्रॉनों का जो द्रव्यमान होता था वो इस नाभिक के परमाणु के द्रव्यमान की तुलना में नगण्य होता था। इसका मतलब जो परमाणु का समस्त द्रव्यमान है, अगर वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान में नहीं निहित है तो लगभग समस्त द्रव्यमान उसके इसी धनावेशित हिस्से नाभिक पर निहित होता है या केंद्रित होता है। परमाणु का समस्त द्रव्यमान नाभिक में लगभग समस्त द्रव्यमान नाभिक में निहित इसमें ठंडी लग जाता है, निहित होता है। परमाणु का समस्त जो द्रव्यमान होता है वो नाभिक के केंद्र में परमाणु के केंद्र में निहित होता है या नाभिक में निहित होता है। ठीक है, और ये जो धनावेशित भाग है ना, हो क्या रहा था कि जो अल्फा कण एकदम इसके केंद्र से होकर गुजरता था, वो अल्फा कण इससे टकराकर या प्रतिकर्षित होकर जिस मार्ग से जाता था उसी मार्ग से वापस लौट आ रहा था। ठीक है, तो इसका मतलब जैसे जैसे यहाँ पे ढेर सारा धनावेश है और कोई एक धनावेशित कण जो है इसकी ओर जैसे जैसे जाएगा उस पर लगने वाला प्रतिकर्षण बल वैसे वैसे बढ़ता जाएगा, और जितना ये नजदीक पहुंचेगा प्रतिकर्षण बल का मान उतना ही वो अधिक हो जाएगा, और जिस टाइम पर ये यहाँ पे पहुंच जाए, कहाँ पे, इसके नाभिक के अत्यंत समीप, तो उस समय R बराबर लगभग 0 हो जाएगा।
ठीक है। तो फार्मूला है कूलाम के नियम का, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। जब ये R 0 हो जाएगा तो उस पर लगने वाला ये जो बल है वो इनफाइनाइट हो जाएगा, और अनंत परिमाण का बल अगर किसी कण पर लगेगा तो वो कण हवा में ही इतना तेजी से भागेगा कि पता भी नहीं चलेगा कि वो आया भी था। ठीक है। तो अल्फा कणों पर, जो अल्फा कण इसके केंद्र की ओर जा रहे थे, वो अपने ही मार्ग पर तेजी से वापस लौट आ रहे थे। ठीक है। और इस कूलाम के नियम के फार्मूले से इस परमाणुवीय दूरी का जो है, यानी कि इसके ना, और इस आधार पर नाभिक की त्रिज्या का आकलन भी हो गया। ठीक है, इस फार्मूले के अनुसार। तो चौथा पॉइंट, जो नाभिक की त्रिज्या होती है, नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻14 से 10⁻⁻15 मीटर की कोटि की होती है। नाभिक की जो त्रिज्या होती है वो 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻⁻15 मीटर की कोटि की होती है। ठीक है। तो इस प्रकार से रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग के आधार पर परमाणु के बारे में निम्नलिखित तथ्य प्रस्तुत किए, और रदरफोर्ड ने सिद्ध कर दिया कि परमाणु जो होता है वो, सिद्ध तो ये जे टॉमसन ने ही कर दिया था कि परमाणु अविभाज्य होता है, पर रदरफोर्ड ने ये सिद्ध किया कि जो है परमाणु का जो द्रव्यनावेश है वो फैला नहीं है, बल्कि उसके नाभिक के एक छोटे से हिस्से में, यानी परमाणु के केंद्र के एक छोटे से हिस्से में केंद्रित है, जो कि लगभग परमाणु के आकार के 10,00,000वें भाग के बराबर होता है। ठीक है, 1/10,00,000वें भाग के हिस्से के बराबर होता है, जिसकी जो 10⁻10 14 मीटर से 10⁻15 मीटर की कोटि की होती है। ठीक है। और रदरफोर्ड ने ये कहा कि जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन होता है, पांचवी पॉइंट, रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के बाहर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता रहता है। रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर वृत्ताकार कक्षा में या कक्षाओं में चक्कर लगाता रहता है। ठीक है। तो ये हो गया रदरफोर्ड के अल्फा कण का प्रकीर्णन, और ये उसके आधार पर उत्पन्न निष्कर्ष। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो चलिए अब हम जो है आगे चलते हैं। थोड़ा सा अब हम लोग जो है परमाणु के आकार का आकलन करेंगे। परमाणु के आकार का आकलन। ठीक है। तो परमाणु के आकार का आकलन किस प्रकार से किया जाता है, ध्यान देखो। आपको स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक पता होगा, ठीक है, जो कि हम लोग फिजिक्स फर्स्ट के पहले चैप्टर में पढ़ते हैं, और वो क्या है, U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R। यही होता है ना स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला। ठीक है।
और जैसा कि आप जान रहे हो कि जब अल्फा कण जो होता है वो जब नाभिक की ओर आता है, तो जब नाभिक के एकदम समीप पहुंच जाता है तभी जो है उस पर एक बहुत बड़े परिमाण का प्रतिकर्षण बल लगता है और उसकी सारी गतिज ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हो जाती है, स्थितिज ऊर्जा में। और वो स्थितिज ऊर्जा की वजह से वो रुक जाता है और फिर से पीछे लौट जाता है। ठीक है, तो जो परमाणु होता है, देखो अल्फा कण जो था वो गति करके किसके पास आया, नाभिक के पास। और नाभिक में जो होता है कितने प्रोटॉन होते हैं, सॉरी कितना धनावेश होता है, तो नाभिक में जो धनावेश होता है वो जेडी होता है। ठीक, अल्फा कण पे कितना आवेश होता है, 2e होता है। ठीक है, तो यहाँ की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितना हो जाएगी, परमाणु की स्थिर वैद्युत, सॉरी परमाणु क्या है, अल्फा कण की होगी ना, अल्फा कण की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितना हो जाएगी, तो U बराबर 1/4πε0। Q1 मतलब अल्फा कण का आवेश 2e इंटू Q2 का मतलब परमाणु का आवेश जड़ी धनावेश बटे R0, जहां पे R क्या है, परमाणु की त्रिज्या है। R क्या है, त्रिज्या हो गई यहाँ पे। ठीक है, अब जो है U बराबर K लिख सकते हैं, क्योंकि वो अल्फा कण जो आया था वो गतिज ऊर्जा के रूप में आया था, गतिज ऊर्जा के साथ आया था। और वो जो है जब गतिज ऊर्जा लेकर आया था तो उसकी जो ऊर्जा है संपूर्ण ऊर्जा वो उसके गतिज ऊर्जा के बराबर होगी, और वही गतिज ऊर्जा कन्वर्ट हो जाए किसमें, स्थितिज ऊर्जा में। तो K बराबर 1/4πε0 टू जेड ई गुड़े ई स्क्वायर अपान R0, इन दोनों को एक्सचेंज कर लेते हैं। तो R0 इज इक्वल टू 1/4πε0 टू जेड ई स्क्वायर, ये क्या है यार गड़बड़ा है, टू जेड ई स्क्वायर अपान के हो जाएगा। ठीक है, तो इस फार्मूले के अनुसार हम किसी परमाणु की त्रिज्या का आकलन कर सकते हैं। ठीक है, जहां पे जेड क्या है, परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक है। ठीक है, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है। और के क्या है, अल्फा कण की गतिज ऊर्जा, अल्फा कण की गतिज ऊर्जा। ठीक है, और गतिज ऊर्जा हम 1/2 mv² से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया परमाणु की त्रिज्या के आकलन के लिए फार्मूला, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। तो चलिए अब जो है हम थोड़ा सा रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों के बारे में चर्चा करते हैं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां। ठीक है, तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में क्या क्या कमियां थी। सबसे पहली बात, उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के बाहर वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा तो निरंतर उसकी ऊर्जा में कोई भी गतिमान आवेश जब चक्कर लगाता है तो उससे सदैव तरंग के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित होती रहती है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाएगा तो इससे भी तरंग के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित होगी, और जब इससे ऊर्जा उत्सर्जित होगी तो इसकी ऊर्जा में निरंतर कमी आएगी। ठीक है, और आपने सूत्र पढ़ा ना, U बराबर 1/4πε0, अभी सॉरी U बराबर नहीं R बराबर निकाला था 1/4πε0 टू जेडी स्क्वायर अपान के। ठीक है, तो जैसे जैसे ये गति करेगा इसकी ऊर्जा में क्या हो जाएगी, कमी आएगी, और जैसे जैसे इसकी ऊर्जा में कमी आएगी वैसे वैसे इसके वृत्तीय पथ की त्रिज्या क्या हो जाएगी, घटती चली जाएगी। और जैसे जैसे इसके वृत्तीय पथ की त्रिज्या घटेगी
और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये इसकी अपनी कक्षा को छोटा करता हुआ आके कहाँ गिर जाएगा, नाभिक में गिर जाएगा और परमाणु के अस्तित्व का समापन हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, ठीक है। परंतु ऐसा होता नहीं है। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की पहली कमी हो गई कि उनका जो परमाणु मॉडल था उसके आधार पर परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या नहीं की जा सकी, अर्थात रदरफोर्ड परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या करने में असफल रहे, ठीक है। रदरफोर्ड परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या करने में असफल रहे, ठीक। उसके बाद जो है बात आई जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में, तो थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता क्या है, ठीक है। तो जब किसी पदार्थ से, ठीक है, तरंगों को गुजारा जाता है, तो रेडियो तरंगों को गुजारा जाता है, तो होता क्या है कि जब कुछ रेडियो तरंगे किसी पदार्थ से होकर गुजरती हैं तो निर्गत प्रकाश में कुछ निश्चित आवृत्ति की जो तरंगे होती हैं वो गायब हो जाती हैं। जैसे ये गायब हो गई, ये गायब हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहुंचती है उनमें से कुछ तरंगे गायब हो जाती, एक निश्चित आवृत्ति की तरंगे गायब हो जाती हैं। और ये क्यों गायब हो जा रही थी, किस प्रकार से गायब हो जा रही थी, इसकी व्याख्या जो है वो रदरफोर्ड नहीं कर पाए, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट, रदरफोर्ड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहे, ठीक है। रदरफोर्ड जो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहे। तो ये है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां। और एक कमी और थी, रदरफोर्ड ने जो है कहा तो था कि इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, परंतु वो ये नहीं बताया कि किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, तो रदरफोर्ड ने परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को निश्चित नहीं किया था, ठीक है। तो ये सारी थी रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां। तो ठीक है, अब हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नील बोर के परमाणु मॉडल के साथ, ठीक है, जिन्होंने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की इन कमियों को दूर करके एक नया परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था और इस चैप्टर की कुछ अतिरिक्त चीजों को पढ़ने वाले हैं। तो तब तक के लिए सभी को बाय बाय, नमस्कार। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद सभी को।